तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड। आप सब बहुत अच्छे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा भी लगा। तो क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, ये और बताइए। चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है जो स्पेशली रेफर करेगा एस्टेट के बच्चों को। इवन तो अगर हम कहें पीजीटी एजुकेशन, तो पीजीटी एजुकेशन के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट काम करेगा। तो इसमें मैंने दो टॉपिक्स को शामिल किया है, एक तो पर्सनैलिटी और दूसरा मापन मूल्यांकन। जब आप देखेंगे इन सवालों को तो सवाल आपको एग्जाम बेस्ड ही लगेंगे, लेकिन ये सवाल आपको पहली बार कहीं पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि इन सवालों को पिछले आए हुए सवालों के अनुभवों के आधार पर डेवलप किया गया है। और ये टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम बुक में आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक, तो समझने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करी जाएगी यहां पर। तो आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। फ्राइड ने व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। सिगमंड फ्राइड आपने पढ़ा है। सिगमंड फ्राइड वही सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। पहला विकल्प है चेतन को, अवचेतन को, अचेतन को, अर्धचेतन को। आंसर प्लीज। पहला क्वेश्चन है ये, फ्राइड ने व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? चेतन को, कॉन्शियस को, अवचेतन को, सबकॉन्शियस है ये, अचेतन अनकॉन्शियस और अर्धचेतन, और ये दोनों सेम है। ये होता है आपका कॉन्शियस, ये होता है इसे और इसे एक को ही हम समझ लेंगे, दैट मीन्स ये दोनों एक जगह पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस, और ये वाला है अनकॉन्शियस। ठीक है, आंसर प्लीज। सही जा रहे हैं आप लोग। व्यक्तित्व की दृष्टि से बात की जाती है तो व्यक्तित्व की दृष्टि से भी किसको? अचेतन को सबसे ज्यादा वरीयता दी है। राइट, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की दृष्टि से अचेतन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि आप जब पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा अचेतन का भाग सर्वाधिक है। यह है आपका अचेतन, यह है आपका अर्धचेतन, और यह है आपका चेतन। तो जब हम यहां बात करते हैं तो ये 1/10 आप सबको खूब रटा पड़ा है, या फिर 10% है। यहां पर इसकी 0 वैल्यूएशन है, और ये वाला आपका 9/10 है। इसी को 90% भी कंसीडर करते हैं। आप समझिए इसको, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में पूरी स्टडी किसके आधार पर की गई? अचेतन के आधार पर, कि मनुष्य में 90% अचेतन है। क्यों? तो व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है व्यक्ति का अचेतन। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पुनः फ्राइड सही है। फ्राइड ने चिंता, एंजाइटी के कितने प्रकार बताए हैं? ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं सुना होगा। एंजाइटी, अब साइकोलॉजी में एंजाइटी भी है। तो सिगमंड फ्राइड ने चिंता के कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार। मेरे ख्याल से पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए तुक्का मारना भी बेकार होगा। अगर लगा सकते हो तो तुक्का लगा ही लो। बेटा क्लियर है, चिंता के 3 प्रकार बताए हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्राइड ने चिंता के कितने प्रकार बताए हैं? चिंता के 3 प्रकार। 3 प्रकार की चिंताएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, फ्राइड ने चिंता के कौन से प्रकार दिए हैं? आप देख लो, आप 3 प्रकार हैं, लेकिन 3 है कौन कौन से? वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता।
ये 3 प्रकार हैं। तो यहां पर उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। तो फ्राइड ने चिंता के 3 प्रकार बताए। पहला है वास्तविक चिंता, दूसरी है तंत्रिकागत चिंता और तीसरी है नैतिक। रियल एंजाइटी, न्यूरोलॉजिकल एंजाइटी और मोरल एंजाइटी, 3 एंजाइटी बताई गई है। ठीक है, कुछ और चीजें होंगी, अगले प्रश्न के माध्यम से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न कर पाने की चिंता। आप सबको पता सर्वाधिक इच्छाएं किसमें है? इदम में है। अहम क्या करता है? अहम उन इच्छाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा नियंत्रण कर नहीं पाता है। जब नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वो चिंता कौन सी चिंता कहलाती है? वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता, नैतिक चिंता, अवास्तविक। तो अवास्तविक तो है नहीं, है 3 में से हमें फाइंड करना है। इद की या इदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न कर पाने की चिंता है वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता, नैतिक चिंता। तो डियर स्टूडेंट्स, यह है तंत्रिकागत चिंता। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति जो अचेतन की इच्छाएं हैं, तो अचेतन ही कनेक्ट है किससे? इदम से। और अर्धचेतन कनेक्ट है अहम से। और जो चेतन है वो किससे कनेक्ट है? वो है पराहम से। इसमें क्या है? बहुत सारी इच्छाएं हैं, राइट? ये सुख पर आधारित है, तो बहुत सारी इच्छाएं हैं इसमें। अर्धचेतन और अहम बेचारा ये डिसीजन नहीं ले पाता, तो ये दुविधाजनक है। तो जब दुविधाजनक होगा तो एंजाइटी होगी, तब होगा चिंतित, दबाव में होगा, प्रेशर में होगा। और इसमें क्या होता है? इसमें तो प्रेशर होता ही नहीं है, क्रिस्टल क्लियर होता है, ये नैतिक होता है, राइट? तो आप देख सकते हो, अगर हम कहें तंत्रिकागत चिंता यही है कि जब इदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण नहीं हो पाता है, तब आ जाता है न्यूरोलॉजिकल एंजाइटी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो आप, चिंता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति किस रक्षात्मक प्रक्रम, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है? बहुत बार यह सवाल पूछा गया कि चिंता से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, तनाव से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति किस रक्षात्मक प्रक्रम, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है, राइट? तो अब डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता भी कौन है? तो अगर हम कहें बच्चा डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक प्रक्रम, देखो आप, का प्रयोग, यानी डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग हमेशा व्यक्ति का अहम करता है, जिसे आप कहते हो ईगो, अहम करता है। तो अब देखो, चिंता से मुक्ति पाने के लिए तनाव में कौन है? तनाव में व्यक्ति का अहम है। तनाव में कौन है? तनाव में है व्यक्ति का अहम। और अहम क्या करता है? तनाव को कम करने के लिए, चिंता से मुक्ति पाने के लिए क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है। तो पूछा जा रहा है कि किस रक्षात्मक, पहला आया दमन, फिर आया प्रतिगमन, फिर आया विस्थापन, फिर आया उपरोक्त सभी। अब रिप्रेशन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा सब का प्रयोग किया जाता है। ये सब के सब डिफेंस मैकेनिज्म के उदाहरण हैं। तो दमन में क्या होता है? दमन में जो हमारी इच्छाएं हैं उनको जानबूझकर दबा देते हैं, जानबूझकर दबा देते हैं, प्रेशरली दबा देते हैं। प्रतिगमन में क्या होता है कि हम किसी हल्की चीज का सहारा ले लेते हैं, प्रतिगमन है। और विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में हम कहीं दूसरी जगह लगा, देखिए इसमें दबा देते हैं,
इसमें क्या करते हैं, हल्के कम तनाव वाली लाइटली मूड वाली चीजों का सहारा ले लेते हैं और इसमें विस्थापन में क्या होता है, कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं, राइट। तो अगर हम कहें दमन का एक एग्जांपल अगर लिया जाता है, सपोज करिए किसी व्यक्ति को ऊंचे वाले झूले पर, जो राउंडेड झूला होता, तारामाझी झूला होता है, अगर उस पर जाने से, ऊंचाई पर या पानी में जाने से डर लगता है, तो अब क्या करेगा, उसमें जानबूझकर इस चीज को दबाएगा वो, राइट, जानबूझकर। या तो जाएगा ही नहीं वहां पर, कभी नहीं जाएगा, सोचेगा मैं कभी वहां जाऊंगा ही नहीं। प्रतिगमन में क्या होता है कि उस चीज को फील करके, हो सकता पानी को फील करेगा तो टब बना लेगा, टब में बैठकर वो चीज करेगा, ठीक है, ये प्रतिगमन आया। जैसे बच्चे छपछपाते, हो सकता है ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल जहां चलता है उस वाले में जहां पानी स्टोर होता है वहां पर जाकर वो अपना प्रेशर कम करेगा। और विस्थापन में क्या आएगा, विस्थापन का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज होगी जिसमें वो उसे लगा देगा, वो कहेगा ठीक पानी नहीं, हम किसी और चीज पर इसे मर्ज कर देते हैं। तो ये है डिफेंस मैकेनिज्म, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विशेषक सिद्धांत संबंधित है बुद्धि से, सृजनात्मकता से, व्यक्तित्व से, अधिगम से। अब विशेषक सिद्धांत आप पहली बार समझ पा रहे होंगे, विशेषक सिद्धांत ही है शील गुण सिद्धांत, और शील गुण सिद्धांत कहलाता है ट्रेट्स थ्योरी। और ट्रेट्स थ्योरी किससे संबंधित है, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, व्यक्तित्व से। अब आपको एक बार में क्लियर हो गया होगा, पर्सनैलिटी से, राइट। विशेषक सिद्धांत से संबंधित 3 लोग आते हैं, एक आता है आलपोर्ट, दूसरा आता है कैटल का नाम, और तीसरा नाम आता है बच्चा आइजेंक का। ये 3, लेकिन ये 2 मुख्य हैं, आलपोर्ट और कैटल, राइट, शील गुण सिद्धांत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का प्रतिपादन किसने किया है। जितनी बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए लगाइए। 16 PF, यही है आपकी 16 PF प्रश्नावली। व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का प्रतिपादन किसने किया है, कैटल ने, वॉटसन ने, ऑलपोर्ट ने, एडलर ने। वेरी गुड, कैटल ने किया है। कैटल ने 16 व्यक्तित्व के 16 शील गुण बताए, विशेषक कारक बताए, वही 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर। P है पर्सनैलिटी और F है आपका फैक्टर। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रश्नावली, 16 व्यक्तित्व के गुण, शील गुण बताए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्यक्तित्व को प्रकारशील गुण प्रत्यय, टाइप्स, ट्रेट्स, कॉन्सेप्ट के रूप में किसने प्रस्तुत किया है, कैटल, ऑलपोर्ट, मैस्लो, आइजेंक। आंसर प्लीज। प्रकारशील गुण प्रत्यय बेटा ये है आइजेंक ने। प्रकारशील गुण प्रत्यय किसने दिया है, आइजेंक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत से संबंधित है। अब देखो मांग है, इसका मतलब डिमांड, नीड, बट नीड की थ्योरी कनेक्ट किससे कर दी गई, पर्सनैलिटी से। तो मैस्लो, मोरे दोनों कोई नहीं। यहां याद रखिएगा जब हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, तब यहां केवल किसका नाम आता है, केवल नाम आता है बच्चा मैस्लो का। लेकिन अब यही व्यक्तित्व के नाम से जोड़ दिया गया तो व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत मैस्लो तो होगा ही होगा, मुरे भी होगा, दोनों हैं। व्यक्तित्व का संबंधी सिद्धांत मैस्लो एवं मुरे दोनों के द्वारा दिया गया है। क्लियर। बच्चे लोग कितना नया सीख रहे हो इस बात का भी ख्याल रखना, कितना नया सीख रहे हो, राइट। पुराना सब सिखा रहे हैं और पुराना सिखाना नहीं, हम नए ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, पुराने जोड़कर नए ज्ञान की ओर चल रहे हैं। तो देखो पुराना तो हमारे पास अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत था ही, लेकिन अब व्यक्तित्व का अगर मांग सिद्धांत पूछा जाएगा तो मैस्लो और मुरे दोनों हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
मुरे ने अपने व्यक्तित्व संबंधी मांग सिद्धांत में कुल कितनी मांगे शामिल की हैं? कितनी मांगे शामिल की हैं? 5 मांगे, 40 मांगे, 25 मांगे, 27 मांगे। मुझे पता है आपने कहीं धोखे से भी इसे नहीं सुना होगा। हां, सुना जरूर है, कुछ बच्चों ने सुना है जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे एप्लीकेशन पर ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं सुपर टेट वाले, उन्होंने यह सिद्धांत जरूर सुना होगा, सिद्धांत के बारे में पता भी होगा उन्हें। तो ऐसा तो नहीं कह सकते किसी ने नहीं सुना है, मैंने उन्हें सुनाया और इसलिए उन्होंने इसे पढ़ा है। तो मुरे ने अपने व्यक्तित्व संबंधी मांग के सिद्धांत में कुल कितनी मांगे शामिल की हैं? अच्छा, अगर हम कहें मैस्लो की तो पता है, मैस्लो ने कितनी? 5 मूलभूत मांगे। अब लेकिन मैस्लो पूछा नहीं गया, मुरे पूछा गया। मुरे ने अपने व्यक्तित्व संबंधी मांग सिद्धांत में कुल 40 मांगे, 40 मांगे शामिल की हैं, 40 मांगे शामिल की हैं। ठीक है। मनोनाटकीय विधि, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मनोनाटकीय साइकोड्रामा व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? मनोनाटकीय विधि व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी, मनोविश्लेषणात्मक, व्यक्तिनिष्ठ। आंसर प्लीज। तो मनोनाटकीय विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव मेथड, प्रक्षेपी विधि मानी जाती है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्नावली विधि का निर्माण वुडवर्थ के द्वारा कब किया गया? यहां आपको डाउट रहता है, कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं पहले। प्रश्नोत्तर विधि जो कि शिक्षण की विधि है, किसकी विधि है? शिक्षण की। इसे किसने दिया है? इसे दिया है सुकरात ने। लेकिन यहां प्रश्नावली की बात चल रही है। प्रश्नावली विधि परीक्षण की विधि है, जिसका प्रयोग किसके नाम से जाना जाता है? वुडवर्थ। लेकिन एक्चुअल में प्रश्नावली विधि के पहले प्रयोगकर्ता फ्रांसिस गाल्टन थे। और फ्रांसिस गाल्टन ने इसका पहली बार प्रयोग कब किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने इसका प्रयोग किया था बच्चा 1880 में। ठीक है। तो अब यहां देखेंगे, लेकिन अगर हम कहें कि इसे पॉपुलराइज किसने कराया? इसे पॉपुलराइज कराया है, इसे पॉपुलराइज, विख्यात बनाने का कार्य किसने करा? वुडवर्थ ने किया है, इसलिए वुडवर्थ के नाम से ही पूछा जाता है। तो प्रश्नावली विधि का निर्माण वुडवर्थ के द्वारा कब किया गया है? बेटा 1918 में किया गया है। राइट। वुडवर्थ ने इसे कब किया है? 1918 में किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल के प्रमुख प्रकार हैं। रेटिंग स्केल आप खूब पढ़ते हैं। रेटिंग स्केल के प्रमुख प्रकार कितने हैं? ये चीज बताइए। 6 प्रकार, 5 प्रकार, 9 प्रकार, 13 प्रकार। तुक्का भले मारेंगे आप बेटा। 6 प्रकार हैं प्रश्नावली के, 6 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है चेकलिस्ट। दूसरा प्रकार है आंकिक। इसे न्यूमेरिकल कह लेते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो ग्राफिक है।
ग्राफिकल हो जाएगा। जो चौथा प्रकार है वो क्रमिक है, जिसमें क्रम निर्धारित होते हैं। यह है आपका रैंकिंग। जो पांचवा प्रकार है वो स्थिति निर्धारित करने के लिए बनाया जाता है। तो स्थिति, प्लेस या पोजीशन। और छठवां प्रकार है वाद्य चयन निर्धारण। इसे बोलते हैं फोर्स्ड चॉइस। ये 6 प्रकार हैं रेटिंग स्केल के। चेकलिस्ट में क्या होता है, मैच कराया जाता है। दैट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कहीं मैच कराने की बात आती, चेकलिस्ट में आ जाता है ये। अंकिक में क्या होता है, अंकिक में अंक दे दिए जाते हैं। ग्राफिक्स में क्या होता है, ग्राफ दिया जाता है। क्रमिक में क्रम दिया जाता है। स्थिति में स्थिति, पोजीशन निर्धारित की जाती। वाद्य चयन में कोई विकल्प टाइप के दिए जाते हैं, जैसे हाँ और ना है तो हाँ और ना में से ही चुनना है, बाकी कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रू फॉल्स है, उनमें से ही चुनना है। तो वाद्य चयन वाला ये आपके 6 टाइप्स हैं किसके, रेटिंग स्केल के। ठीक है, सुपरटेट वाले बच्चे याद रखें। नया सवाल नंबर 14, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है डैश नवीन परिस्थितियों के साथ, वातावरण के साथ, सामाजिक गुणों के साथ, व्यक्ति की भावनाओं के साथ। बताएं आंसर प्लीज। व्यक्तित्व स्थायी परमानेंट एडजस्टमेंट है नवीन परिस्थितियों के साथ, वातावरण के साथ, सामाजिक गुणों के साथ, व्यक्ति की भावनाओं के साथ। आंसर प्लीज। अगर आपको ऑलपोर्ट की परिभाषा याद होगी तो पता होगा, वातावरण के साथ, यूनिक अपूर्व। किसने कहा था ये, ऑलपोर्ट ने। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन गुणों का, और उन गुणों में भी कौन, मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका पूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। तो ये वातावरण के साथ स्थायी समायोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, दार्शनिक फिलोसॉफिकल आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है। कार्ल युंग ने, फ्राइड ने, कपिल मुनि ने, पतंजलि ने। आंसर प्लीज। तो बच्चा कार्ल युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया है, फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक आधार पर दिया, कपिल मुनि ने दिया है और पतंजलि ने कोई दिया ही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। कपिल मुनि ने दार्शनिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है और दार्शनिक आधार पर 3 बताए हैं। एक है सतोगुणी, दूसरा है रजोगुणी और तीसरा है तमोगुणी। ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व किसने बताए हैं, कपिल मुनि ने। और दार्शनिक आधार में भी किसको आधार माना गया है, सांख्य को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, सतत मूल्यांकन पद्धति में आमतौर पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को कितनी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। आपने खूब पढ़ा सतत मूल्यांकन पद्धति। सतत क्या है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है। तो सतत मूल्यांकन, प्रतिदिन शिक्षण, प्रतिदिन परीक्षण। जहां सतत मूल्यांकन की बात आ जाए, यह है प्रतिदिन शिक्षण, प्रतिदिन परीक्षण। यह है सतत। आज का चैप्टर पढ़ाया जा रहा, आज परीक्षण। तो सतत मूल्यांकन पद्धति में आमतौर पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को कितनी इकाइयों में विभाजित किया जाता है,
2 इकाइयों में, 7 इकाइयों में, 5 इकाइयों में, 10 इकाइयों में? आंसर प्लीज। बच्चा पूरे वर्ष में 10 इकाइयों में बांटा जाता है पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को, पूरे सत्र के पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में बांट दिया जाता है, और 1 इकाई कंप्लीट हो जाती तो फिर उसका क्या होता है, उसका परीक्षण होता है, राइट। 10 इकाइयों में से बांटा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पृष्ठ पोषण के समय और अंतराल के आधार पर मुख्य प्रकार हैं। पृष्ठ पोषण के, पृष्ठ पोषण क्या है बच्चा? पृष्ठ पोषण है फीडबैक। फीडबैक के समय, टाइम और इंटरवल के आधार पर मुख्य प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार? बिल्कुल सही है, आपका आंसर है। तो कहीं मारा हो, 2 प्रकार हैं। अब 2 प्रकार में अगर हम बात करेंगे तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चा? 2 प्रकार हैं। एक है पहला इमीडिएट फीडबैक, जिसे तत्काल बोलते हैं, तत्काल पृष्ठ पोषण। और जो दूसरा प्रकार है वो कौन? वो डिलेड है। ये कैसा? विलंबित। जो इमीडिएट फीडबैक है ये कार्य व्यवहार के बीच में दिया जाता है, व्यवहार के बीच में। अभी कार्य चल रहा है, बच्चे से सवाल पूछा गया है या फिर कुछ भी किया जा रहा है, उसी के साथ साथ दिया जा रहा है। और ये वाला क्या होता है? कार्य व्यवहार पूर्ण हो जाने के बाद दिया जाता है। ये तत्काल दिया जाता है, ये बाद में दिया जाता है, ठीक है। तो पृष्ठ पोषण समय और अंतराल के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। दोनों प्रकार कौन सा है? इमीडिएट आया, तत्काल पृष्ठ पोषण आया, और विलंबित पृष्ठ पोषण आया, ठीक है, देर से दिया जाने वाला पृष्ठ पोषण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला, संपूर्ण भी है और समन्वित भी है। संपूर्ण, कंप्लीट और इंक्लूसिव आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है व्यापक, मात्रात्मक, सतत, सर्वव्यापक। आंसर प्लीज। सतत है, कंटिन्यूअस, ठीक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है सतत शब्द। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वह प्रक्रिया जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण और व्यापक आकलन करती है कहलाती है। मात्रात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। आंसर प्लीज। अब देखो, संपूर्ण व्यापक तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्ष शामिल हो गए, यह है आपका व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का आशय ही है सभी पक्षों। तो हम सभी पक्षों की बात करेंगे तो शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक हो गए सभी पक्ष, और ये बन गया आपका व्यापक मूल्यांकन। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पेपर पेंसिल उपकरण की सहायता से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाने वाला आकलन है। किसकी सहायता से? पेपर पेंसिल उपकरण की सहायता से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाने वाला आकलन है। आंसर प्लीज। है तो 4 में 1 2 3 4 लगाओगे तो कोई ना कोई तो सही होगा ही, लेकिन सोच कर लगाइए। सहज संज्ञानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, सतत आकलन। आंसर प्लीज। पेपर पेंसिल उपकरण की सहायता से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? सहज संज्ञानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, सतत आकलन। तो आप सबको पता पेपर पेंसिल का प्रयोग सत्र के अंत में होता है, जिसे आप कहते हो परीक्षा।
अर्थात परीक्षा जिसमें क्वेश्चन पेपर आता, पेपर पेंसिल लेकर बैठकर लिखते हो, पूरा पाठ्यक्रम है शामिल। तो कौन सा होगा बच्चा? आपका योगात्मक होगा। उसमें जो चीजें निकाली जाएंगी, वो जो बनाया जाएगा वो योगात्मक होगा। ठीक है, तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आज के सवाल? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं और आपका स्नेह, आपका सहयोग भी अपेक्षित है। तो अगर नया सीखना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ डेली की प्रैक्टिस में। और यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस तो फिर दिए गए नंबर पर 9936474790 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। गुड नाइट।